लास्ट टॉपिक वाज द ट्रांसफार्मर। चलिए समझते हैं इसको फिर से एक बार। चलिए मैंने बताया था पिछले सेशंस में, ध्यान देंगे सभी कोई, जो ट्रांसफार्मर है एक डिवाइस जो कि यूज होता है किस चीज के लिए? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। किसके लिए यूज होता है? वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप बाहर से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। इस कारण से एक डिवाइस का नाम पड़ा स्टेबलाइजर। ठीक है, उसके अंदर भी क्या लगा रहता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस चीज का काम करता है? वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। आपके आसपास में जो ग्रिड का सर्विस आप देख रहे हो, जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इसको एक तरीके से आप सब स्टेशन भी कह सकते हैं। एक्चुअली आपका थर्मल पावर प्लांट जो आपको देखे होंगे बरौनी, जब जाते हैं आप मुकाम के आसपास, आपको जलता हुआ कुछ नजर आएगा। बोले हाँ या ना? व्हाट इज दैट? एक्चुअली इट्स अ थर्मल पावर प्लांट। बरौनी चले जाइए, वहां भी आपको मिल जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी का मेन सप्लाई वहां से आता है, उसको पावर हाउसेस कहते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ नियर बाई सब स्टेशन होते हैं जिसको ग्रिड कहा जाता है। फिर ग्रिड से फर्दर हमारे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक आती है बिजली, और वो बिजली फर्दर हमारे घर तक पहुंचती है। तो ये प्रोसेस होता है बिजली को वहां से यहाँ तक लाने का। बट क्या बिजली उतने ही अमाउंट में चलती है थर्मल पावर प्लांट से ग्रिड तक या पावर स्टेशन तक? नहीं। बच्चे वहां से 11,000 या 1100 वोल्ट का वायर आप देखते हो, मोटे मोटे तार आते हैं। रेलवे स्टेशन पे जब आप फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं तो बैरिकेडिंग के दोनों साइड लगा रहता है खतरा इतना 100 वोल्ट। तो उतना सप्लाई तो हमारे घर में नहीं आता। वो सप्लाई ट्रेन को चलाने के लिए काम में आता है कि ट्रेन की कैपेसिटी ज्यादा है बिजली को खपत करने की। हमारे यहाँ छोटा छोटा डिवाइस चलता है, क्या चलता है? यही पंखा, टीवी, एसी वगैरह। ये डिवाइस को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं, मतलब एक जरूरत के अमाउंट में बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और 220 वोल्ट उसके लिए सफिशियंट होता है। अब आइए, एक डिवाइस होता है दैट इज ट्रांसफॉर्मर। इसको बच्चे किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन। किसके लिए यूज होता है जल्दी बताइए? वोल्टेज रेगुलेशन के पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से किया जाता है, जैसे कि ये आपको इस तरीके का एक कॉइलिंग मिलेगा आपको किया हुआ। कॉइलिंग क्या रहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, बेसिकली है क्या। इस तरीके का आपको शीट्स रहता है इसके बीच में। क्या रहता है? शीट। और इन शीट के ऊपर, शीट मतलब ये कॉपर या फिर सॉफ्ट आयरन कोर का शीट रहता है। इसके ऊपर ऐसे करके वायर की वाइंडिंग की रहती है, ऐसे करके तार को बांधा मिलेगा आपको। ठीक है, और इस साइड भी वायर आपको लगा हुआ मिलेगा। बट इस साइड आप देखोगे तो हम लोग ऐसे करके डायग्रामेटिकली इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या है? ये डिपेंड कर रहा है कि भैया ये जो डिवाइस है ये एसी सोर्स पे चल रहा है। कौन से सोर्स पे चल रहा है जल्दी बताइए? एसी सोर्स। तो पहला तो एक इंफॉर्मेशन जान जाइए कि ट्रांसफार्मर को एसी सोर्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डीसी के लिए नहीं। किसके लिए बोलो? जो घर हमारे घर में जो बिजली आ रही है, या इवन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। डीसी सोर्स में डायरेक्ट वोल्टेज का सप्लाई होता है, उसमें हम ट्रांसफार्मर नहीं करते। और इधर आपको ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा मिलेगा। चलो उसका मीनिंग बताते हैं प्रैक्टिकली। बाईं तरफ लगा हुआ सर्किट को बच्चे हम लोग प्राइमरी सर्किट कहते हैं। कौन सा सर्किट कहते हैं बोलो? प्राइमरी सर्किट। और राइट साइड जो लगा हुआ है उसको कहते हैं बच्चे हम लोग सेकेंडरी सर्किट। कौन सा सर्किट कहते हैं जल्दी बताइए? सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, और ये वाला आरएल है, इसको हम लोग कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस कहते हैं बोलो? अब ये लोड रेजिस्टेंस क्या होता है पहले हम लेफ्ट राइट साइड से समझते हैं। लोड रेजिस्टेंस वो हर एक डिवाइस है जिसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके घर में एसी लगा है, या कहीं भी आप एसी लगा देख रहे हो, तो एसी जो लगा है बच्चे, उसके बगल में एक कट कट करने वाला बॉक्स लगा रहता है। वो बॉक्स क्या रहता है? वो एक्चुअली इसमें वोल्टेज रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। जैसे लाइन आएगी
तो कट से आवाज करेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। यही चीज फ्रिज में भी आप नोटिस करते हो, एक कट कट का साउंड आता है फ्रिज के पीछे से। क्यों आता है? क्योंकि उसमें सेल्फ स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर नहीं लगाते हैं। आप कभी अगर इन केस आपको पुराने जमाने में कैलविनेटर नाम का एक कंपनी था और विर्लपूल, वो दोनों फ्रिज बनाते थे बहुत पहले। उस दौरान जब फ्रिजेस लोग लगाते थे उसके लिए एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर खरीदना पड़ता था जो फ्रिज के ऊपर रखना पड़ता था। लेकिन अब सेल्फ लिखा रहता है फ्रिज पर, ठीक है? इवन की एयर कंडीशन के अंदर भी सेल्फ स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है। बट अब देखिएगा कि कभी-कभी जैसे आप कोई भी ले लो, जैसे एक कंपनी के बारे में बताता हूँ, एक आईएफबी करके कंपनी है जो रिसेंट आई है, अभी जो बता रहा हूँ मतलब इधर 20 के बाद। वो कंपनी जो एसी देती है, एसी के साथ वो स्टेबलाइजर अपना फ्री देगी। मतलब ऐसा उसका स्कीम है। तो अगर स्टेबलाइजर लगा तो उसमें कट-कट की आवाज आती है। उसके अंदर माई मेटालिक स्ट्रिप भी होता है जो आवाज करता है, बट वोल्टेज रेगुलेशन के लिए वो आवाज आती है। तो जो भी चीज के अंदर ट्रांसफार्मर लगा है, जिसको ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए वो हर कुछ लोड रेजिस्टेंस है। मतलब अगर वो टीवी में लगा हुआ है, तो टीवी लोड हो गया। फ्रिज में लगा है, तो फ्रिज लोड हो गया। एसी में लगा है, एसी लोड हो गया। वॉशिंग मशीन में लगा है, वॉशिंग मशीन लोड हो गया। तो वो हर एक चीज जिसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है, उससे चलने वाला डिवाइस को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस का मतलब कोई रेजिस्टर नहीं लगा दिए आप जाके। लोड रेजिस्टेंस का मतलब वो हर एक डिवाइस है जो इसके मदद से चल रहा है। ठीक है? इधर से एसी सोर्स मतलब बिजली का सप्लाई मिल रहा है, और जिधर से सप्लाई मिलेगा उसको क्या कहेंगे बच्चा? प्राइमरी सर्किट। और जिधर सप्लाई यूज होगा, सेकेंडरी सर्किट। याद रखना ये एसी सोर्स पे डिपेंड करता है। एक पॉइंट मैंने और लिखाया था पिछले सेशंस में, ये निर्भर करता है बच्चे म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है बोलो? याद है म्यूचुअल इंडक्शन? मैंने 3-4 केसेस कराए थे, बोलो ईएमआई चैप्टर में। कंसेंट्रिक कॉइल्स, सोलेनॉइड्स करवाया था ना? कंसेंट्रिक सर्कल, उसमें जो कराया था बच्चे, वो सारा का सारा म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड था। ये भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये निर्भर करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। मतलब इसी पे ये बेस्ड और बनाया गया है। दूसरी बात है, ये डिवाइस जो होता है वो लगभग 95 से लेके 100% के बीच में एफिशिएंट होता है। मतलब ये थोड़ा सा भी पावर सप्लाई को खाएगा नहीं। नॉर्मली चलो एफिशिएंसी का मीनिंग बताते हैं। एफिशिएंसी का मीनिंग जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ, जैसे बताता हूँ कि मान के चलो तुमने कोई गाड़ी खरीदी। गाड़ी में क्लेम किया हुआ है कि लेटर सपोज वो गाड़ी 1 लीटर खाने के बाद 1 किलोमीटर चलती है। ऐसा मैं मोटा मोटी डेटा ले रहा हूँ। बट आप देखते हो 1 लीटर तेल आपने भरा है और आप 1 किलोमीटर जाने से पहले 800 मीटर पे आपकी गाड़ी बंद हो गई। मतलब आपकी गाड़ी 1 लीटर में केवल और केवल 800 मीटर ही चली, 1 किलोमीटर नहीं चली। ठीक है? मतलब उस गाड़ी की एफिशिएंसी डेटा या उस गाड़ी के अंदर लगा हुआ इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी 80% का है, क्योंकि 800 1 किलोमीटर का 80% होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 800 मीटर चला तो 80% आपकी गाड़ी चल पाई। तो हम कहेंगे आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो केवल और केवल 80% एफिशिएंट है, उसके अंदर 80% की एफिशिएंसी होती है। और ये रियलिटी है, हर गाड़ी की यही रियलिटी होती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लॉसेस होते हैं। क्लेम जो कर देती है कंपनी की इतना गाड़ी चलेगी और कुछ दिन के बाद उसका डेटा लो हो जाता है। जैसे आपने नया नया बुलेट परचेज किया, तो आप जब चल रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको लगता है गाड़ी काफी अच्छी चल रही है, बट 1 महीने बाद वही तुम नोट करना, गाड़ी का एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इंजन के अंदर बहुत सारे लॉसेस है। इंजन गर्म हो रहा है, देखते हो ना, कभी कोई साइलेंसर सट गया, इंजन सट गया तो पैर पूरा जल जाता है। तो वो गर्म कहाँ से हो? उसने एनर्जी कहाँ से ड्रॉ करी, इतनी हीट एनर्जी? तो वही जो फ्यूल रखा है उससे वो एनर्जी ड्रॉ कर रहा है। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस रास्ते में आते हैं, बैरिकेडिंग के तौर पर गड्ढा है, रोड अच्छा नहीं है, पत्थर रखे हुए हैं, तो उसके कारण से क्या होगा, आपकी गाड़ी का लॉसेस होता रहेगा। तो 100% तो दुनिया में कोई एफिशिएंट नहीं बनाया जाता। शुक्र है कि इसका 90 टू 95 से लेके 100% तक एफिशिएंसी चला जाता है। तो ये एक ऐसा डिवाइसेस की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है पूरे मैकेनिकल वर्ल्ड के अंदर। बाद बाकी आप मर्सिडीज बेंज भी अगर खरीदने चले गए, बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियां, उसकी भी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती। इवन की महंगी गाड़ी का रूल है कि तेल बहुत ज्यादा खाता है। आप बुलेट ले लो, एफिशिएंसी नहीं है ज्यादा। वहीं आप जाके कोई प्लेटिना ले लो, तो भैया 1 किलोमीटर 1 लीटर तेल भरा तो 50 किलोमीटर चलते रहता है, खत्म ही नहीं होता। हाँ, रियली कुछ कुछ 80 किलोमीटर भी क्लेम करता है, चलता भी है, चलता भी है। दैट इज अ बेसिक थिंग। तो म्यूचुअल इंडक्शन और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है।
तो ऐसा मानो कि वो ऐसी गाड़ियों में है जिसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, इससे एफिशिएंसी इसका भी ज्यादा होता है। दूसरी बात है, ये किस चीज के लिए काम में आता है, अभी बताया था आपको, किस चीज किस काम में आता है, बोलो सब कोई। इट इज यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। किस काम में आता है, वोल्टेज रेगुलेशन के काम में आता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। और इसी कारण से जब कभी भी आप कोई ऐसे डिवाइस को देखोगे तो उसमें से मोटे मोटे कॉइलिंग की हुई चीजें आपको निकल के आएंगी बाहर। वो क्यों निकल के आती हैं बाहर? बिकॉज ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। और इसी बेसिस पे आपको जो एक डिवाइस बना, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर नाम का कोई चीज नहीं होता, स्टेबलाइजर वर्ड ही गलत है। स्टेप मीन्स व्हाट, कुछ हो ही नहीं रहा है, स्टेबलाइज मीन्स स्थिर करना, वहां से स्टेबलाइजर बन गया, उसको एडजेक्टिफाई कर दिया गया। तो वोल्टेज का स्टेबलाइजेशन को हम लोग कहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर कुछ नहीं होता, स्टेबलाइजर होता है, पहली बात वो। तो वोल्टेज को ये क्या करता है बोलो, रेगुलेट। दूसरी बात है, अगर इसके बारे में और थोड़ा जानकारी लो बच्चा, तो पावर के बारे में बात करो। यहां से देखो, नॉर्मली ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 95 टू 100% की होती है। अब आपकी इसके एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करना है, तो हम एफिशिएंसी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सिंबल को ग्रीक लैंग्वेज में ईटा कहा जाता है। क्या कहते हैं बोलो, ईटा। एफिशिएंसी इज गिवन बाय व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ अ ट्रांसफार्मर बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100%। आपने कितना पावर सप्लाई दिया, इसने पावर सप्लाई कितना छोड़ा। अब इनपुट कहां से आएगा, इनपुट हमेशा प्राइमरी से आता है। तो यहाँ पे तुमने इनपुट पावर डाला, और यहां से कौन सा पावर निकलेगा बोलो, आउटपुट पावर। कितना आपने सप्लाई दिया और कितना ये रिजल्ट बना के निकाल रहा है, इनटू कितना परसेंट, 100% इज द एफिशिएंसी। जो कि कितने के बराबर होता है, 95 टू 100%। एक थोड़ा सा सिलेबस सिलेबस का जिक्र करें। सिलेबस बोलता है कि जो ट्रांसफार्मर आपको करना है भैया, वो 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर जनरली बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे कि जो इनपुट पावर है वो कितने के बराबर है बोलो, आउटपुट के। ऐसा क्यों क्लेम कर दिया भैया, जितना पावर आपने डाला उतना पावर आपको सप्लाई में मिल भी गया। मतलब अगर बिजली से वो 100 वोल्ट की बिजली चुरा रहा है या 100 वोल्ट की बिजली ले रहा है ये ट्रांसफार्मर, तो 100 वोल्ट आउटपुट भी दे रहा है। और आप देखोगे अभी कुछ केसेस पड़ेंगे जहां पे पावर लॉस होना चालू होगा। इसलिए मैंने 95 टू 100 का डेटा लिखा है। और अगर इसको बराबर कर दो, देखो यहाँ भी पी आउट रखो, पी आउट रखो, क्योंकि दोनों सेम है, कट के 100% हो जाएगा ना। तो हम लोग जो ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं, वो ट्रांसफार्मर बच्चे आइडियल ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। बता, बड़ा आज्ञाकारी ट्रांसफार्मर है आपका। ऐसा हम लोग एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, भैया आइडियल पढ़ो, फिर नॉन आइडियल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इट इज बेस्ड ऑन द एसी सोर्स, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल, 95 to 100% is the efficiency used for the purpose of the voltage regulation. The formula of efficiency is P output by P input into 100%. 100% if the efficiency of transformer is 100%, it is considered to be कौन सा ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ये तो कुछ बातें थी ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, ठीक है। अब चलिए ट्रांसफॉर्मर को फर्दर उनके यूजेस के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया। On the basis of use of ट्रांसफॉर्मर इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बच्चा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं बोलो, ट्रांसफॉर्मर। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक स्टेप स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप कहाँ पे होता है, जहां पे आपके पावर हाउसेस होते हैं, जिनको आप पावर प्लांट्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बोलो, पावर प्लांट्स आर वेयर, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की प्रोसेस चलते रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे थर्मल पावर प्लांट इन मोकामा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। बट हमारे यहाँ बिहार के क्षेत्र में या कहीं ऐसे भी यूरेनियम को ला के यहाँ पे
कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया नहीं गया, बट इंडिया के अंदर तो है। जैसे कालपक्कम एक जगह है केरला के अंदर, वहां तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पे आपको डोम शेप का बनाया गया वो। और अक्सर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक खासियत देखोगे, डोम शेप का ही रहता है वो। ठीक है। वहां पे यूरेनियम का इस्तेमाल करके, यूरेनियम मेटल का इस्तेमाल करके, रेडियो एक्टिव मेटल्स का इस्तेमाल करके आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हमारे यहाँ ज्यादातर क्या यूज होता है, कोल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब थर्मल एनर्जी को जनरेट किया जाता है और थर्मल का कन्वर्जन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि हमारे लिए सोर्सेस आसान है। चलिए थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी देख लीजिए। हमारे से पार्टीशन हुआ हुआ जगह कौन है? झारखंड अंदर छत्तीसगढ़। अब झारखंड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कोल का सप्लाई बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज के अंदर भी वहां पे कोल कटी है। कौन सी मूवी थी पॉपुलर वाली, इसमें गाली वाली बकते हैं? अरे उसमें जो सारे टॉप एक्टर्स हैं प्रेजेंट। हाँ? नहीं नहीं, वासेपुर, हाँ हाँ, वासेपुर। तो वासेपुर में झारखंड में ही शूटिंग हुआ है। अब झारखंड के अंदर क्या है भैया, कोल सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो हमारे यहाँ कोल के सप्लाई को बनाना काफी आसान है। अब थोड़ा तमिलनाडु में कहाँ पे बेस्ड है भाई? कोस्टल रीजन के पास प्रेजेंट है, पेनिसुलर का आउटर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट है। अब उसके नजदीक समुद्र है। समुद्र से क्रेव करना यूरेनियम को आसान है, या कहीं से यूरेनियम को ब्रिंग करना आसान है? तो उनके लिए यूरेनियम सोर्सेस इजी है। अब थर्मल पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी का सोचिए, 365 दिन 24 घंटा चलना चाहिए, हाँ या ना? कभी ऐसा हो सकता है इसको रोक सकते हैं? नहीं। ये आपको पावर सप्लाई पूरी रिक्वायरमेंट है। आपकी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक टाइम के लिए कट भी जाए, बट गवर्नमेंट का जहां जहां बिजली का रिक्वायरमेंट है उनके डिपार्टमेंट में, वहां बिजली आप रोक ही नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनका बैंक। लगातार ट्रांजेक्शन हो रहा है पैसे का, सरकार को टैक्सेस चाहिए, खर्चा चाहिए डेली बेसिस का। तो भाई उसमें अगर बिजली का सप्लाई आप रोक देंगे तो बैंक मैनेजर साहब कैसे भेज पाएंगे आपको फंड्स? समझ में आई बात है? सैलरीज कैसे कटेंगी? तो आपका वो तो रुक नहीं सकते। इसलिए ये हमेशा चलते रहना चाहिए। तो जहां पे जो स्टेट सिचुएटेड है, हम लोग लैंड एरिया में रहते हैं, चारों तरफ हमारे कहीं पानी है क्या? बिहार के चारों तरफ कहीं पानी है? वी आर सराउंडेड विद द लैंड एरियाज। झारखंड ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, बंगाल ले लो, बताओ, सब तो सटा हुआ है ना। बट उस सबके पास पानी नहीं है। बंगाल के पास तो पानी है अपना। दैट इज द बेसिक थिंग। अब पावर हाउसेस जो होते हैं वहां पे पावर प्लांट्स रहते हैं। पावर प्लांट्स अलग अलग प्रकार के, इधर इट में भी थर्मल जो हमारे यहाँ चलता है, इधर इट में भी द न्यूक्लियर डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस, इधर इट में भी द विंड सोर्सेस, इधर इट में भी द वाटर सोर्सेस। अब डिपेंड कर रहा है, वाटर सोर्सेस हमारे यहाँ तो है नहीं। हम यूरेनियम कहाँ से लेके आएंगे भैया अपने स्टेट के अंदर? आसपास दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा। विंड और वाटर तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक ना? अब हो सकता है कोई बे ऑफ बंगाल वाला चाहे कि विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो बंगाल वाला कर लेगा। हम तो नहीं कर पाएंगे ना। अब देखिए यहाँ पे पावर हाउसेस के अंदर स्टेप अप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टेप अप नाम से ही पकड़िए, आप कहीं ना कहीं पैर रख के ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। इस चीज को आप ऊपर चढ़ा रहे हैं, आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। किसको इंक्रीज कर रहे हैं, जल्दी बोले? वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। आप लो वोल्टेज से कन्वर्जन कर रहे हैं किसके तरफ, जल्दी बताइए? हाई वोल्टेज की तरफ आप कन्वर्ट कर रहे हैं चीजों को। जो लो से हाई वोल्टेज की तरफ कन्वर्ट करे उसे क्या कहेंगे, जल्दी बोलो? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। और ये काम होता है सब स्टेशन पे। सब स्टेशन किन्हें कहते हैं बच्चे? नियर बाय जो ग्रिड होता है हमारे यहाँ। जैसे कि कभी कभी बिजली ऑफिस में कंप्लेन करने के लिए आप जाते हैं, तो वहीं पे तो ग्रिड है उसके पीछे। देखिए वो कभी अगर आपको मौका मिले तो कभी चल जाना, बट वहां लिखा रहता है प्रिकॉशनरी स्टेप, इस एरिया से दूर रहे। ठीक ना? वहां बड़े बड़े हैवी मशीनरी लगे रहते हैं और ऐसे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे। ठीक है। और उनसे पहले जो वायर सप्लाई आता है वहां तक, देखो एकदम मोटे मोटे तार आ रहे हैं। और आपके यहाँ आते आते तार का लेंथ विड्थ एकदम कम हो जाता है। पतला सा वायर आता है आपके यहाँ, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट कितने का है बोलो? 220 का। थर्मल पावर प्लांट अगर मान के चलो बरौनी से सप्लाई हमारे यहाँ आ रहा है, तो बरौनी हमारे लिए नजदीक है और बरौनी से रास्ता भी सीधा है। तो बरौनी से अगर थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो देखते हो बड़े बड़े टावर्स लगे रहते हैं ऐसे करके, लगे रहते हैं। उनमें मोटे मोटे तार जाते रहते हैं, वो कैरी करके यहाँ तक लेके आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को। फर्दर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है मोहल्ले टोले में नियर बाय ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर फर्दर आपके घर पर लेके आता है, जो आपके घर में पोल लगा हुआ है वहां से बिजली जोड़ दिया। ठीक है। अब यहाँ पे सब स्टेशन पे स्टेप डाउन लगे रहते हैं। स्टेप डाउन का मतलब सोचो, 11,000 वोल्ट का अगर तार आ रहा है, तो हमारे यहाँ सप्लाई कितने का आ रहा है? 220 का। तो हम लोगों ने कम कर दिया ना। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को कम करना,
का मतलब वोल्टेज इंक्रीज करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ से वोल्टेज को डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज करेंगे और ये क्या हो कहलाएगा, स्टेप डाउन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इसको दो कैटेगरी है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। चलिए हम लोग कौन सा ट्रांसफॉर्मर पढ़ने वाले हैं बोलो? आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जहां पे एफिशिएंसी का डेटा कितने के बराबर, मतलब जितना इनपुट आपने डाला पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, आउटपुट में। मतलब एक ऐसी गाड़ी की तरह है कि आपने 1 लीटर का तेल भराया और वहां पे कोई रह रहा कस्टमर डील आपको बताता है कि ये गाड़ी 1 किलोमीटर चलेगी, और सही बात हुआ, आपने निकाला और 1 किलोमीटर में आपकी गाड़ी बंद हो गई। देखो ये आइडियल केस है। नियर बाय आप शोरूम से भी निकल के कोई गाड़ी चला लो, कभी भी वो उतना डेटा नहीं दे सकता, ये ज्ञान लिखित है। ठीक है, और महंगी गाड़ी पे तो बिलीव ही मत करना, ठीक ना? महंगी गाड़ी पे तो बिलीव ही मत करना। गाड़ी जितना, एक बार ध्यान रखना, एक रूल है, जितना ज्यादा आप दुनिया में एक्सपेंसिव चीजों का इस्तेमाल करेंगे, उस एक्सपेंसिव चीजों को रखने का भी कॉस्ट उतना ही ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ यू वांट द हाईली एफिशिएंट एसी, भाई बिजली बिल कड़ा से आएगा आपका, खतरनाक लेवल का। मतलब एकदम रूम आपका सेंट्रलाइज्ड की तरह है, ठंडा रहे, तो फिर देखो बिजली बिल कैसा है। 5 स्टार रेटिंग कर देने से थोड़ी हो जाता है। गाड़ी महंगी लो, तेल ज्यादा खाएगा। एक ही चीज, हाँ, और सब कुछ का दुनिया में रेट कम हो जाता है। तो मैं आपको एक बिजनेस एडवाइस देना चाहूंगा, अगर दुनिया में किसी चीज में, किसी गैजेट में अगर तुमको एक्सपेंस करना है और वक्त के साथ लगे तुमको वो पैसा बढ़ जाए, तो आप घड़ियां महंगी खरीदना चालू कर दो, बट बहुत महंगी घड़ी, एक वक्त पे आने पे। हाँ, इफ यू वांट टू परचेज द वॉचेस जो कि रियली में दुनिया में एक ब्रांड बना के रखी है, उन सब का कीमत वक्त के साथ बढ़ जाता है। ये रियलिटी है, इसलिए देखते हो, आप देखते हो, अच्छा आपने क्या होगा, अनंत अंबानी के बारे में काफी ज्यादा आता है, महंगी घड़ी लगाता है, रीजन है कि घड़ी का कीमत बढ़ता है। रोनाल्डो सेम केस, शाहरुख खान, इसलिए घड़ी पे वो लोग स्पेंड करते हैं। अभी अपनी घड़ी को सेल करने जाओ, वो तो खैर से मान के चलो सेलिब्रिटी है, उसको तो ऐसे ही भी भाई नॉर्मल सा वॉच लगा दिया, बेच दिया, तो शाहरुख खान का यूज किया हुआ है, ऐसे ही कीमत है, वो बातें नहीं है। आप भी अगर उसी को सेल करने जाएंगे, जैसे आईफोन खरीदा आपने, कॉस्ट घट गया, अभी 16 ले लो जाके, अगर लॉन्च हो गया है, उसका कॉस्ट फटाक से 50% पे आ जाएगा, कोई सेकंड हैंड नहीं लेना चाहता। लेकिन आप अगर वॉच खरीद लिए और उस वॉच के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन है उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो डायरेक्टली याद रखिएगा, उसका लगभग कीमत दोगुना तीन गुना होने लगता है साल भर के अंदर। और एक वॉच तो कस्टमाइजेशन पे बनता है, मतलब आप आज ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है 6 महीना बाद आपको घड़ी बना के दे। जैसे अनंत अंबानी भाई साहब के पास वैसी घड़ियां बहुत सारी है, हम सब का घड़ी का कीमत बढ़ता है। और दूसरी लॉजिक ये भी है कि उसके अंदर अगर डायमंड या नगेट्स का काम किया, कोई ऐसा प्रेशियस स्टोन का, तो ज्वेलरी इसका दाम कभी भी घटा नहीं है, भागता ही ऊपर। तो वॉचेस इज वन ऑफ द वे कि आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, ये आ गया। अब उसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मर कैसा है बोलो? 100% एफिशिएंट है। इस चीज का इस्तेमाल करके एक डेटा निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बोलो सबको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ये जो रेशियो होता है बच्चा, वो होता है ईटा, दैट इज इक्वल्स टू ES बाय EP इज इक्वल्स टू NS बाय NP इज इक्वल्स टू IP बाय IS। अब चलिए तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए ई क्या है बताओ सबको, ई क्या है बोलिए? ई इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई इज व्हाट, जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। आई इज व्हाट? करंट। तो पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। तो इसमें ईएमएफ है ये, ई फॉर ईएमएफ। ईएमएफ का दूसरा नाम क्या होता है जल्दी बताइए? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू हैव सप्लाइड। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स। आई इज व्हाट? करंट। ठीक है, तो ई स्टैंड्स फॉर व्हाट जल्दी बताओ? ईएमएफ। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। आई स्टैंड्स फॉर, आई फॉर करंट। और ये चीजें आपकी चलने लगती है, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड एज, कौन सा रेशियो जल्दी बताओ? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कोई दिक्कत है यहाँ से? तो कुछ बेसिक बातें यहाँ पर आपको बताई गई। अब इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करके इसको डेराइव भी कर देंगे। लेकिन थोड़ा आप समझिए, 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं हो सकती?
चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जिक्र करते हैं। बताओ ये ट्रांसफॉर्मर में कॉइलिंग की हुई है, बट इसका जो सोर्स का सप्लाई है वो कौन सा सोर्स है, जल्दी बताओ। ठीक है, अब एसी सोर्स, डी एसी सोर्स का जो प्राइमरी सर्किट है वो सेकेंडरी सर्किट में भी ईएमएफ इंड्यूस करेगा। सुनना सब क्या है, ये किस पे बेस्ड है बोलो। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है, अगर एक सर्किट में करंट का बदलाव होगा तो इसके कारण से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो पड़ोसी का फ्लक्स बदलना चालू होगा, बोलो हाँ या ना। और फ्लक्स बदलेगा तो फैराडेज लॉ के अनुसार E बराबर डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स बदला तो ईएमएफ आ जाएगा, फ्लक्स बदला तो क्या आ जाएगा, ईएमएफ। तो सुनिएगा कहानी प्लीज, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के। पहला क्या, अगर यहाँ पे फ्लक्स का चेंज हो रहा है, डी का चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर फ्लक्स आ जाएगा क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड। ठीक है, अब इसके अंदर भी ईएमएफ आ जाएगा, बट फ्लक्स को यहां से यहां तक माइग्रेट करना पड़ता है। यहां से कहां तक, प्राइमरी से लेके सेकेंडरी। ठीक है, बट इसके बीच में देखो खाली जगह है, इसको हम लोग कहते हैं एयर कोर। क्या कहते हैं इसको, एयर कोर या वैक्यूम है ये। एयर कोर मतलब जगह बीच में खाली है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड को चलना है तो मैग्नेटिक फील्ड को चलने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, हवा में तो वो चलेगा नहीं, तो कोई रास्ता पकड़ के चलता है, वो ऊपर से जाता है। अब जब ऊपर से जाता है लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड बीच से क्रॉस करने की कोशिश करता है, इसके कारण से वो मैग्नेटिक फील्ड लॉसेस हो जाता है, मतलब वो यहां तक पहुंच नहीं पाता प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, तो यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चला, पर वो फ्लक्स यहां तक पहुंच नहीं पाया, और नहीं पाया तो रास्ते में खो गया। तो इसको हम लोग कह देते हैं फ्लक्स लीकेज लॉस। लीक वाला, LEAK वाला लीक। लीक मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मानो टंकी है और टंकी में एक पिनहोल सा छेद है, और तुमने गाड़ी में तेल भरा लिया, तो क्या होगा रास्ते में, वो ड्रॉप ड्रॉप गिरता रहेगा क्या। उसी तरीके से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक जाने में लॉसेस आता है, और दैट लॉस इज बेसिकली कॉल्ड एज, उसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्स लीकेज लॉस। मतलब प्राइमरी से फ्लक्स तो निकला बट सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाया। सेकेंड समझिएगा, अगर आप किसी चीज में कॉइलिंग कर रहे हैं मेटल पर, और लगातार उसमें एसी करंट को आपने दिया है, और एसी का नेचर क्या होता है, वैल्यू उसका बदलता रहता है, और अगर बदलेगा तो उसके कारण से ये जो अंदर वाला कोर आपको दिखाई दे रहा है ये मेटल का बना होता है, ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है बोलो, सॉफ्ट आयरन का। और ये सॉफ्ट आयरन का बना होने के कारण जब कभी इसे ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होने के कारण ये लगातार मैग्नेटाइज होना चालू होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आती है। क्यों मैग्नेटिक बिहेवियर, भाई कॉइलिंग कर दिया आपने, और ये एज ए इंडक्टर का काम कर रहा है, और इसके अंदर में आपने कोई मेटल का चीज लगा रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मैग्नेटिक नेचर आ जाएगा यार। बी बराबर म्यू नॉट एन आई क्या था, बी बराबर म्यू नॉट एन आई क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल, सोलेनॉइड था ना, तो ये सोलेनॉइड का ही तो काम कर रहा है, बोलो हाँ या ना। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अपना, इसके कारण से ये अंदर वाला कॉइल जो है ये मैग्नेटाइज होना चालू होगा, और अगर ये मैग्नेटाइज होगा तो वो मैग्नेटाइज हो गया, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई तो फट से वो डिमैग्नेटाइज होगा। अरे बोलो टेम्पोररी एंड द परमानेंट मैग्नेट डिफरेंस करवाया है यार। मैग्नेटिज्म में कुछ पढ़ाया था कॉइलिंग वाला, टेम्पोररी परमानेंट मैग्नेट था, वहां पे मैंने कराया था, आपको बोला था हिस्टेरेसिस नाम का एक टॉपिक, एक बताया था मैंने आपको कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, कुछ भी नहीं याद है। सोलेनॉइड याद है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फॉर्मूला क्या था, क्या था बोलो, अभी भी आया है रिसेंटली म्यूचुअल इंडक्शन में, P बराबर म्यू नॉट एन आई था। तो ये दोनों सोलेनॉइड का काम नहीं कर रहे हैं क्या, आप इसमें करंट सप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, और जो जनरेट होगा उसका वैल्यू कितना होगा बोलो, म्यू नॉट एन आई। और भैया ये परमानेंट नहीं टेम्परेरी मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी गई ये भी गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आई तो इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आया। अब बताओ जैसे ये तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो मैग्नेटिक नेचर आ जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे मैग्नेटिक नेचर खत्म हो जाएगा। लगातार ये आने और जाने से बिजली आया, मैग्नेटिक बिहेवियर आया, फिर गया, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर डाउन हुआ, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर डाउन। समझ में आ रही बात है, बिजली आ रही है तो मैग्नेटिक नेचर आ रहा है, बिजली जा रही है तो मैग्नेटिक नेचर खत्म हो रहा है, इस कारण से ये वाला कॉइल गर्म होना चालू हो जाता है। ठीक है, और इस तरह के डिमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मतलब बिजली आई तो मैग्नेटाइज हुआ,
डीमैग्नेटाइजेशन मतलब बिजली कटी तो डीमैग्नेटाइज हुआ, इसके कारण जो लॉसेस हो रहा है उसको बच्चे हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। कौन सा लॉस कहते हैं जल्दी बोलो? हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है ना? कौन सा लॉस हो रहा है? हिस्टेरेसिस लॉस। और सेकंड कौन सा हो रहा है? फ्लक्स लीकेज लॉस। एक लॉस होता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस लॉस। कौन सा लॉस कहते हैं जल्दी बताइए? रेजिस्टेंस लॉस। बताओ इस कॉइल का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, तो क्या बिजली को ऐसे पास करने देगा? रेजिस्टेंस नाम का कोई चीज होगा ना, और रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होता है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, क्लास 10th में पढ़ा होगा। बोलो हाँ या ना? करंट है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, तो हीट जनरेट होगा। तो हीट जनरेट होगा तो फिर से लॉसेस चालू होगा, और लॉस होगा तो उसको कौन सा लॉस कहेंगे जल्दी बताइए? रेजिस्टेंस लॉस। कॉइल के रेजिस्टेंस के कारण वो लॉस होता है। मेरे यहाँ से ऑब्वियस ही बात है, मैंने यहाँ पे 90 टू 100% का डेटा इसलिए लिखा था बिकॉज ऑफ दिस लॉसेस। और एक लॉस होता है, दैट लॉस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ हमिंग लॉस। कौन सा लॉस कहते हैं इसको जल्दी बताइए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हमिंग? बताओ तो, हमिंग कभी सुना है टर्म? बोलो क्या होता है, क्या होता है हमिंग? वेरी गुड। एक बर्ड का नाम है हमिंग बर्ड। बोलो हाँ या ना? वो एक बर्ड होती है जो एक जगह स्टे करके उड़ सकती है। ऐसा क्या? एक जगह स्टे करके वो क्या कर सकती है? उड़ सकती है, और वो कभी कभी इन्वर्ट ऑर्डर में हो जाती है, ऐसे उल्टी। और वो जब फरफराती है तो एक उससे साउंड निकलता है, एक आवाज निकलती है उनके फेदर्स से, और उनके फेदर से जो साउंड निकल के आती है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज ए हमिंग साउंड। ट्रांसफॉर्मर के बगल से क्रॉस करो, कभी कभी को भनभनाहट की आवाज आती है। जब वो खराब हो जाता है, खास करके बारिश के टाइम में, भन भन करते रहेगा, और एक ब्लू सा उसके अंदर फायर निकलेगा, फिर भनभनाएगा वो होता क्या है कि आप कोर को देखोगे गौर से, ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्लेट्स प्लेट्स टाइप के बने रहते हैं ऐसे कुछ, ठीक ना? उनमें देखोगे वाइब्रेशन होता रहता है। इस वाइब्रेशन के कारण जो भनभनाहट की आवाज आती है उसको हमिंग साउंड कहा जाता है। अब भैया कोई चीज एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो एनर्जी खपत कर रही है, इस कारण से उस लॉस को कौन सा लॉस कहा जाता है? और एक लॉस और होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट लॉस, दैट इज कॉल्ड एज ईडी करंट लॉस। ये अभी आपको बताना है बहुत डिटेल्स। कौन सा लॉस कहलाता है बोलो? एडी करंट लॉस। व्हाट इज एडी करंट? एडी करंट का मीनिंग समझना थोड़ा सा। मान लो कि लेटा सपोज ऐसा मान लेते हैं, वो ये मेटालिक ब्लॉक, ठीक ना, इसका एक सर्टेन वॉल्यूम है, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया। किसके अंदर रख दिया बताओ? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो होता क्या है, इस पूरे के पूरे मेटालिक ब्लॉक के ऊपर एक कंसेंट्रिक कॉइल टाइप का करंट जनरेट होना चालू होता है। चलिए थोड़ा इजी कर देते हैं। पानी में आपने ईटा मारा होगा कभी ना कभी, तो उसके अंदर एक रिपल्स का प्रोडक्शन होता है, जिसको वाटर वेव कहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल जो बाहर की तरफ फैलता नजर आएगा आपको, एक बार मारा, धीरे धीरे फैलता 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 पूरे पाउंड पे चला जाएगा वो, और काफी अच्छा लगता है देखने में। तो उसी तरीके से इन ब्लॉक्स के ऊपर एक कंसेंट्रिक करंट जनरेट होना चालू होता है, जो कि ऐसे गोल 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 घूमता रहता है इसको, हर एक पोजीशंस पे, इधर भी। ऐसे मान लो कि मैं इस पे अगर कोई व्हाइट कलर का चीज होता, इस पे ड्रॉ कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, बन गया। अब ये जो करंट होता है, दैट करंट इज कॉल्ड एज ईडी करंट। कौन सा करंट कहलाता है? व्हाई डज द टर्म ईडी कम हियर? ईडी का मीनिंग क्या होता है? एडी इज व्हाट उन कंसेंट्रिक वेव्स के लिए यूज किया गया है। एडीज का मतलब होता है पानी के अंदर बनने वाला रिपल। रिपल मतलब वो कंसेंट्रिक सर्कल जो बन रहा है, जो फैलता चला जा रहा है, उसको ईडीज कहते हैं। ई डी डी आई ई एस। और वह ईडीज टर्म से वर्ड ईडी है, क्या है बोलो? ईडी। और उस करंट से उस करंट का नाम, चूंकि वो कंसेंट्रिक सर्कल की तरह होता है, दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड एज ईडी करंट। कौन सा करंट? अब सोचो, ये वाला कॉइल जो वो 3 डायमेंशनल मेटालिक ब्लॉक है, तो इसके हर एक सरफेस पे ईडी करंट आएगा, और अगर ईडी करंट आएगा तो ईडी करंट का क्या होने लगेगा जल्दी बताओ? लॉस। तो वो भी किस फॉर्म में लॉस होता है भैया? हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? क्योंकि इसका जो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है, कोर मतलब जिसपे ये बांधा हुआ है, इसके अंदर एडी करंट जनरेट होगा, और वो धीरे धीरे गर्म होना चालू होगा, गर्म होगा तो उसके अंदर लॉसेस आने चालू होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस आर देयर इन द ट्रांसफॉर्मर? कैन आई से 5 लॉसेस? द फर्स्ट वन इज बोलो, फ्लक्स लीकेज लॉस। सेकेंड वन इज द hysteresis, no, it's hysteresis loss. क्या होगा जल्दी बताओ?
हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक ना। द थर्ड वन इज रेजिस्टेंस लॉस, फिर से कौन सा लॉस, हमिंग लॉस, और कौन सा लॉस, एडी करंट लॉस। अब सवाल ये भी है अगर लॉसेस हो रहे हैं तो इसको कंट्रोल कैसे कर, रेमेडिकल स्टेप होना चाहिए। पहला कौन सा है बोलो, फ्लक्स लीकेज लॉस। तो सुनिएगा अच्छे से, सारी बातें को लिखवाऊंगे एक एक करके। अगर फ्लक्स लीकेज लॉस, और ये लिखने में आता है आपके एग्जामिनेशन में, ये लॉसेस एक भी लॉस आपसे करवा लेगा या सारे लॉसेस में लिखवाएगा। अगर 5 नंबर का दे दिया आपको सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ से लेके वहां तक, ठीक है। अब सुनिएगा, थ्योरेटिकल डिस्कशन है बट अच्छे से सुनिएगा, सारा लिखवा देंगे। पहला आते हैं फ्लक्स लीकेज लॉस पे, फ्लक्स का लीक करना। अब सोचो, टंकी अगर लीक कर रही है, लीक करना बंद कर दो, काम खत्म। टंकी अगर लीक कर रही है तो लीक करना कम कर दीजिए ना, जहां से लीकेज हो रहा है वहां पे आप वेल्डिंग करना दो, तो लीकेज खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे लीक को कैसे रोके, अब ये तो पानी है जो बह रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस एयर कोर के बीच से मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो लॉस हो जाएगा। अगर ये काम किसी तरीके से रोक दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है बोलो, सॉफ्टवेयर। अब जाके अर्थ मैग्नेटिज्म नाम के लास्ट टॉपिक में आप पढ़ोगे, वहां पे आपको यूज किया गया सॉफ्ट आयरन का और द टेम्पररी मैग्नेट्स। अब वो चीज में क्या लिखा हुआ है, हाई परमिएबिलिटी होती है सॉफ्ट आयरन की। चलिए पुरानी बातें याद दिला देते थोड़ा। परमिएबिलिटी का मतलब होता है परमिएट करना, जाने देना खुद से। जैसे मैं कहता हूं कि ये क्लास हाईली परमिएबल है, और ऐसा मानो सीधे जाते जाते एक और कमरा आया हुआ है बाहर की तरफ, तो मैंने अलाउ कर रखा है कि भाई जिसको जाना है जाइए, क्लासेस अपने जगह पे चल रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं हाई परमिएबिलिटी का होना। अब मैं कह दूं नहीं, मुझे नहीं भैया क्लास के टाइम में आप घुस ही नहीं सकते हैं, तो मैंने इसकी परमिएबिलिटी रोक के रखी हुई है। समझ में आई बात है। हम सोचो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहां से जाने से बचा लूं, मतलब उसको अंदर से जाने दे दूं, तो मेरा काम बन जाएगा क्या। और उसके लिए मुझे जिस चीज का इस्तेमाल करना है उसकी परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। याद करो, मैंने पारा, फेरो और डाया का डिफरेंसेस लिखाया था, और उसमें एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ पास हो रहा है किसी में, और किसी में बाहर की तरफ पास हो रहा है। जैसे कि फेरो मैग्नेटिक में अंदर की तरफ पास हो रहा है, और डाया मैग्नेटिक में बाहर की तरफ पास हो रहा है। क्योंकि डाया मैग्नेटिक का परमेबिलिटी लो है और फेरो का परमेबिलिटी बहुत हाई है। तो अगर इस सॉफ्ट आयरन देखा जाए तो सॉफ्ट आयरन भैया एक हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक का परमेबिलिटी बहुत हाई होता है। तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर से चला जाएगा, और अंदर से चला गया तो यहाँ से कम जाएगा, कम से कम जाएगा तो एटलीस्ट इस पे कुछ रुकावट लगेगी। आया समझ में। तो हमको कैसा मटेरियल लेना पड़ेगा, हाईली सॉफ्ट आयरन जिसकी परमिएबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई या लो, हाई। फेरोमैग्नेटिक लेंगे या डायमैग्नेटिक लेंगे, फेरोमैग्नेटिक लेंगे, ठीक है। आगे उसके बाद क्या लिखा है बोलिए, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, किसी को मैग्नेटाइज करो और क्या करो, डीमैग्नेटाइज। तो याद रखना, अगर जिसकी कोर्सिविटी लो, क्या लो हो जल्दी बताइए। अब देखो मैं पुरानी बातें आपको याद दिला देता हूँ। परमिएबिलिटी भैया एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर को आप बचा के रखते हो। जैसे कि आप पुरानी बातें सारे भूल जाते हैं, मैं ही याद दिलाता हूँ। सिक्के को चुंबक में चिपका के रखा आपने, ठीक है। कुछ देर बाद उस सिक्के को चुंबक अलग कर दीजिए, वही सिक्का दूसरे सिक्के को अपने से चिपकाने लगेगा। समझ में आई बात है। एक सिक्के को 10 दिन आपने एक चुंबक से चिपका के रखा, 10 दिन बाद उस सिक्के को चुंबक से हटा दो, फिर दूसरे उसी सिक्के को दूसरे सिक्के के पास लेके जाओ। अब देखना वो सिक्का मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, और दूसरे सिक्के को चिपकाएगा अपने साथ। इसको कहते हैं भैया रिटेंटिविटी का फेनोमेनन होना। वहां भी बताया था, रिटेन कर जाना, अपने अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर को समा के रख लेना। तो इस कारण से जिसकी रिटेंटिविटी लो होगी वो अच्छा होगा। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर तुम रखो ही नहीं, तुरंत खोदो, तो लॉसेस क्यों होंगी। आप रखोगे तो लॉस होगा देर तक। समझ में आई। आपने लाइन कट गया, अब मैग्नेटिक नेचर को पकड़ के रखे हुए, अब तो कोई काम नहीं है तो लॉस हो रहा है भाई। अगर आप छोड़ दो उसी समय तो काम बन जाएगा आपको। तो आप लो रिटेंटिविटी और लो पोर्सिविटी वाले मटेरियल का इस्तेमाल करोगे, और वो भी सॉफ्ट आयरन होता है। इसकी लो रिटेंटिविटी भी होती है और लो पोर्सिविटी भी होती है। लो रिटेंटिविटी पोर्सिविटी का चर्चा वहां पे हुआ है, ठीक है। आगे आ जाइए, क्या है बोलो, रेजिस्टेंस लॉस। रेजिस्टेंस लॉस अगर आपको कम कराना है तो सोचो कौन से वायर का आप इस्तेमाल करना पसंद करोगे। रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस लॉस हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम कर दो। रेजिस्टेंस कैसे कम करेंगे, चलिए ऑप्शन देता हूं आपसे। क्या आपको मोटा वायर चाहिए या पतला वायर चाहिए रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, बोलिए।
वायर मोटा चाहिए पतला चाहिए रेजिस्टेंस को कम करने के लिए? क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा मतलब मोटा मोटा वायर चाहिए। आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए। आर और ए का कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। ए बढ़ेगा तो आर, मतलब मोटा तार का इस्तेमाल कर लीजिए, हो जाएगा काम। या कभी कभी देखते हो तार जैसा कुछ लिक्विड गिरता है ट्रांसफार्मर के नीचे, उसके अंदर एक ऑयल डालते हैं। वो ऑयल क्या करता है, ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। वो एक्स्ट्रा हीट को अपने अंदर सोख लेता है। जैसे कि गाड़ी के बोनेट में पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? गाड़ी को प्यास लगता है। लॉजिक। गाड़ी के बोनेट में पानी क्यों डालते हैं? इंजन गर्म कम हो, है ना। लॉजिक है, क्योंकि वाटर का कैलोरी वैल्यू 4.2 किलो कैलोरी पर जूल होता है। ठीक है। अब जब भैया पर मोल होता है, सॉरी। अब क्या होता है कि जब कभी आप वाटर डालें तो इंजन जो गर्म होता है, पानी उससे अपना हीट एनर्जी लेके खुद को गर्म कर लेता है और इंजन को ठंडा रखता है। समझ में आई बातें? उसी तरीके से इसमें भी अगर तुम कुछ लिक्विड ऐसा डाल दो जो अपना गर्म हो सकता है, तो इसकी हीट एनर्जी को वो सोख लेगा। समझ में आई बातें? आपने कभी भी मम्मी को, कभी जब कभी वो कोई चीज ऐसा खीर या दूध वगैरह बनाती है दही को जमाने के लिए, तो क्या होता है, ल्यूक वार्म मिल्क चाहिए। ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा भी नहीं चलेगा, ठंडा में तो हो ही नहीं सकता। और ज्यादा गर्म करोगे तब भी अच्छा दही नहीं जमेगा। तो क्या करती है उसको, ल्यूक वार्म करती है। तो क्या करती है, एक पतीला ले लेती है, इसमें ज्यादा पानी रहता है, उसमें छोटा वाला पतीला डाल देती है जिसमें दूध का कंटेनर रहता है, और उसको धीरे धीरे वो ठंडा होते रहता है। बिकॉज हीट एनर्जी क्या रहता है बाहर। अब पानी को छुओ तुम, तो पानी हो जाता है गर्म। वही बात कह रहा हूँ ना, कि मिल्क ठंडा हो रहा है और पानी क्या हो रहा है, गर्म। वही काम यहाँ भी होता है। हमिंग लॉस है। हमिंग लॉसेस में आप बाइंडिंग अच्छा से करो, लूज मत छोड़ो। जितना लूज छोड़ोगे वाइब्रेशन तेजी से होगा, तो इस कारण से बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ईडी करंट लॉस को सुनना पड़ेगा आपको, पहले समझ में आया। अब इसको कैसे बचाते देखो। यहाँ पे कॉपी लाइएगा तो देखिए यहाँ से, ये आपके ट्रांसफार्मर के कोर्स हैं, ठीक है। ये एक एक प्लेट जो है ट्रांसफार्मर का कोर, ऐसा मान लो। अब मुझे ईडी करंट जनरेट होता है। ईडी करंट कैसे जनरेट होता है बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, इसके ऊपर ईडी करंट ऐसे जनरेट होगा, इस सरफेस के ऊपर ईडी करंट आएगा। ठीक है। एक काम करते हैं, इस ईडी करंट को यहाँ पे जनरेट कराना है मुझे। तो अब देखो, ईडी करंट को, किसी भी करंट को चलने के लिए पूरा कंप्लीट ट्रैक चाहिए। अगर मैं तार को पीछे काट दूं, करंट चलेगा क्या? नहीं। अब देखो करते क्या है। वैसे ये लिक्विड है, सॉरी ये एक कोर है, मतलब ये एक मेटल का शीट है, ठीक है। इस मेटल से के शीट को अलग किया, और इसको मैंने एक एक इंसुलेटिव लिक्विड के अंदर डिप कर दिया। ठीक है। डिप करके सुखा दिया। यही काम इस पेज के साथ किया। ठीक है। इसको एक इंसुलेशन लिक्विड के अंदर डुबाया, सुखा दिया। इंसुलेशन लिक्विड के अंदर डुबाया और सुखा दिया। जैसे डुबाओगे और सुखाओगे, तो ये वाले मेटालिक सरफेस और इस वाले मेटालिक सरफेस के बीच में क्या एक बहुत पतला सा लेयर बन जाएगा प्लास्टिक का? बोलो हाँ या ना। तो अगर करंट को इस पेज से उस पेज जाना है, बीच में कौन अड़ंगा डाल रहा है? डाल रहा है वो इंसुलेटिंग लिक्विड डाल रहा है, और वही इंसुलेटिंग लिक्विड उसको ट्रैक को कंप्लीट नहीं होने देता। में इस कारण से ईडी करंट लॉस को बचा लेते हैं। और देखिएगा, अगर आप कभी भी इसको ठीक करते दिखेंगे, जहां किसी मैकेनिक का दुकान होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, ऐसे लिक्विड में डुबाएंगे, पिंक कलर या ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है, और डुबा के उसको सूखने दे देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा नहीं वो गोंद है चिपकाने के लिए किया है ना, ईडी करंट के लॉसेस से बचाने के लिए वो करते हैं। आया समझ में? हर एक के बीच में एक लेयर प्रोड्यूस कर दो ना, तो इस वाले स्ट्रिप से इस वाले, सॉरी, इस वाले मेटालिक शीट से इस वाले मेटालिक शीट में ट्रांसफर ही नहीं होगा। बीच में कुछ लगा हुआ है, तो करंट कभी प्रोड्यूस होगा नहीं। इस कारण से समझ में आई बातें? तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ट्रांसफॉर्मर एक बार सारे बच्चे रिवाइज कर लेंगे, बोलना। इस पे बेस्ड होता है क्या, कौन सा इंडक्शन? तो दो कॉइल है, एक कॉइल, दो कॉइल। जहां से सप्लाई देते हैं वो कौन सा? इसमें सप्लाई जाता है। लोड रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। बाहर से जो भी चीज आप लगा रहे हो, इसमें काम करवाना है, तो वो कौन सा रेजिस्टेंस कहलाया? लोड रेजिस्टेंस। फिर क्या बोले इसका एफिशिएंसी? 95 टू 100%। लॉजिक समझ में आया? उसके बाद ये किसके काम में आता है? रेगुलेशन में। एफिशिएंसी इसका क्या फॉर्मूला? पी आउटपुट बाय पी इनपुट इनटू 100%। हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर करना है जिसका पी आउटपुट का वैल्यू किसके बराबर? पी इनपुट के बराबर।
ट्रांसफॉर्मर की यूजेस के बेसिस पे कितने कैटेगरी में कैटेगराइज है? स्टेप अप और स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाते हैं या घटाते हैं? और डाउन में ये कहाँ यूज होता है? और ये कहाँ पर? सब स्टेशन या ग्रिड पर। ठीक है, ये कौन सा रेशियो कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ES बाय EP इज इक्वल टू NS बाय NP इज इक्वल टू IP बाय IS। ठीक है, लॉसेस कितने प्रकार के? कौन कौन सा? फ्लक्स लीकेज लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, और कौन सा? रेजिस्टेंस लॉस, हमिंग लॉस और एडी करंट लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पूरी को कॉपी कर लिया जाए। जहां तक हो गया भैया वहां आप छोड़ दीजिए, उसके आगे आप करें। जहां तक हो गया है आपका उसके बाद ही आप कर लें। अगर कुछ लग रहा है एक्स्ट्रा इसमें लिखा हुआ है तो नोट डाउन कर लो। इसके ऊपर लिख लीजिएगा लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स। टॉपिक डाल लीजिएगा लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स।
लिए कॉपी हो गया। इधर आपका लिखिएगा रेमेडी, REMEDY, रेमेडी टू कर्ब, REMEDY, रेमेडी टू कर्ब, CURB, कर्ब, रेमेडी टू कर्ब, REMEDY, रेमेडी टू कर्ब, CURB, कर्ब the losses in transformer, remedy to curb the losses in transformer, remedy to curb, CURB, कर्ब, कर्ब का मतलब होता है रोकथाम करना, curb the losses in transformer, remedy to 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 curb the losses in transformer, the losses in transformer, ठीक है। पहला पहला क्या है बोलो, फ्लक्स लीकेज लिखेगा। In order to reduce the flux leakage loss, first, in order to reduce the flux leakage loss, in order to reduce the flux leakage loss, in order to reduce the flux leakage loss, we use the core of transformer, we use the core of transformer, we use the core of transformer, the core of transformer, core of transformer with high permeability. We use the core of transformer with high permeability. We use the core of transformer with permeability. Use the core of permeability. The second, hysteresis loss. Second is what लिखेगा. In order to reduce the hysteresis loss, 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 we use the transformer, we use the transformer, we use the transformer, we use the transformer, transformer with low retentivity, low retentivity. Here is a spelling. Retentivity and low coercivity. Low retentivity and low coercivity. Here is a spelling. Coercivity. Low retentivity and low coercivity. ठीक है. Third, low retentivity and low coercivity. Third, third क्या लिखेंगे? लिखें in order to reduce the resistance loss. 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 In order to reduce the resistance loss,
we use that we use the wire we use the wire we use the wire with 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 high cross with high नहीं लिखो with large cross section area with large cross section area high का मतलब होता है ऊंचा large का मतलब बड़ा with high cross section area with large cross section area which large with large cross section area which reduces the magnitude of resistance with large cross section area which reduces the magnitude of resistance with large cross section area which reduces the magnitude of resistance reduces the magnitude of resistance fourth fourth लिखिएगा humming loss can be reduced humming loss can be reduced humming loss can be reduced loss can be reduced can be reduced can be reduced reduce by proper 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 binding of proper binding of transformer cores and the coil proper binding of transformer cores and the coil proper binding of transformer cores and the coil cores 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 and the coil proper binding of ट्रांसफॉर्मर कोर्स एंड द कोयल इसको अच्छे तरीके से आप बांध देंगे प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे तो नहीं होगा हमिंग लॉस लास्ट लिखिएगा ईडी करंट लॉस ईडी करंट लॉस इसमें पहले आप ये ईडी करंट क्या होता है ठीक ना लिखिएगा व्हाट इज ईडी करंट पहले लिखो व्हाट इज ईडी करंट इसी में पॉइंट नंबर 5 में लॉसेस में करेक्ट करा व्हाट इज ईडी करंट व्हाट इज ईडी करंट पहले लिखो व्हाट इज ईडी करंट व्हाट इज ईडी करंट लिखो व्हाट इज ईडी करंट लिखेगा the concentric currents the concentric currents the concentric currents form in the core of transformer the concentric current form in the core of transformer form in the core of transformer in the core of transformer form in the core of transformer in the core of transformer former in the form of in the form of concentric waves 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 in its volume in the form of concentric waves in its volume in its volume are called as are called as eddy current are called as eddy current are called as eddy current लिखा पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा these are the induced currents these are the induced currents these are the induced current 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 which generates in the mass of coil these are the induced current which generates in the mass of coil which generates in the mass of coil which generates in the mass of coil mass of coil of coil coil due to due to due to continuous variation of magnetic field due to continuous variation of magnetic field through it
due to continuous variation of magnetic field through it. Variation of magnetic field through it. Magnetic field through it. Due to continuous variation of magnetic field through it. मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण ये करंट जनरेट होता है, ठीक है। अब उसके बाद लिखिएगा रेमेडी, नीचे एक टॉपिक डालेगा रेमेडी। अब लिखो यहाँ पर रेमेडी और लिखो इसके बारे में, लिखिएगा the problem of the problem of the problem of loss due to ED current. The problem of loss due to ED current can be resolved. The problem of loss due to ED current can be resolved. The problem of loss due to ED current can be resolved. The problem of loss due to ED current can be resolved. Can be resolved. Resolved by 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 preparing by preparing an insulating layer by preparing an insulating layer preparing an insulating layer LAYER insulating layer between 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 the plates of between the plates of between the plates of soft iron core between the plates of soft iron core between the plates of soft iron core plates of soft iron core. Is the concept is clear to everyone? बोलो आया नहीं है? That is called as losses in transformer. उम्मीद करता हूं सारे बच्चे को ये बातें समझ में आई होंगी। अब चलो यहां से थोड़ा देख लो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे आपने लाया। देखो यार हमारा ट्रांसफॉर्मर, फिर से बोल रहा हूँ, कैसा ट्रांसफॉर्मर बोलूं? आइडियल। तो जो पी इनपुट होगा वही पी आउटपुट होगा। तो पी इनपुट इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? तो पी इनपुट का फॉर्मूला आई इंटू वी, तो आईपी इंटू ईपी और यहाँ आई एस इंटू एस, क्रॉस मल्टीप्लाई आईपी बाय आई एस इज इक्वल टू ई एस बाई ईपी। सिंपल। पावर का फॉर्मूला आई इंटू वी, वी की जगह ई लिखा है, दैट्स इट। ठीक है। अब देखो एक चीज और, यहां तक क्लियर है? यहां से ईएमएफ इनपुट इज इक्वल टू ईएमएफ आउटपुट, ये भी लिख सकते हो। व्हाट इज ईएमएफ इनपुट का फॉर्मूला जो होता है बच्चे, ईएमएफ का फॉर्मूला फराडे से एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। बोलो हाँ या ना? तो लिखेंगे इसके लिए इनपुट मतलब प्राइमरी, तो लिखेंगे ई की जगह क्या लिखेंगे? एनपी इंटू डी फाइव बाई क्या लिखेंगे? डी टी। जल्दी कर दिया कुछ? नहीं नहीं पी गलती कर, सॉरी सॉरी सॉरी। ई इनपुट का वैल्यू लिखेंगे, चलो क्या लिखेंगे बोलो? एनपी बाई डी फाइव बाई क्या हो जाएगा? डी टी। और ये आउटपुट क्या हो जाएगा बोलो? एनएस बाई डी फाइव बाई डी टी। इसको आप ईपी लिख सकते हो, इसको ईएस भी लिख सकते हो। ठीक है। द प्राइमरी एंड वर्ड जल्दी बताइए। सेकेंड, this is the EMF in primary, this is the EMF in secondary, this is the number of turns in primary, number of turns in secondary, flux in primary, flux in secondary। EMF का फॉर्मूला फराडेज लॉ से, आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये चीज लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके कॉपी में। फराडेज लॉ पलटिए, वहां पे लिखा है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड जैसे करोगे बच्चे डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी कैंसिल आउट। अब ये कैसे कैंसिल कर दिया? फाइव को क्यों नहीं अलग किया आपने? यानी भैया आप ट्रांसफॉर्मर कौन सा कर रहे हो? आइडियल। आइडियल में जितना इनपुट लीकेज फ्लक्स होगा उतना आउटपुट होगा। ऐसा मानो कोई लीकेज ही नहीं हो रहा, तभी तो आइडियल है वो। तो इसी इसी बात है, कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा? एनएस इज इक्वल टू ईपी बाई क्या हो जाएगा? ईएस। आगे यहाँ से अब इसको भी उल्टा कर लो, तो ईपी बटा ईएस
इज इक्वल टू आई एस बाई क्या हो जाएगा, आई पी। अब बताओ ईपी बाई ई एस यहाँ भी, ईपी बाई ई एस यहाँ भी, इक्वेट कर दो सबको। ईपी बटा ई एस बराबर, बोलो कि सब कोई, एनपी बाई एन एस इज इक्वल टू आई एस बाई, आ गया। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इन्हें रिक्वायरमेंट है, लिख लीजिए। जिन्होंने नहीं लिखा था परसों, मैंने फिर से रेकर करा दिया, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे को ट्रांसफार्मर का आइडिया लग गया होगा। अब कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा, सारे बच्चे लिखेंगे चोक कॉइल। चोक कॉइल लिख लो पहले वो, उसके बाद डालना टॉपिक। चोक कॉइल, गिव द टॉपिक चोक कॉइल। हालांकि ये आउटडेटेड डिवाइस है, बट आपको पढ़ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चोकिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चोकिंग, बोलो। क्या कभी आपने चोकिंग सफर किया है? हैव यू नेवर एवर सफर्ड चोकिंग? यार सवाल ही नहीं पैदा कर। कुकिंग इज व्हाट, जब आप कुछ खा पी रहे हैं या फिर किसी वजह से आपका गला में अटक गया खाना, यू ड्रिंक द वाटर टू निबल इट। अंदर ले जाने के लिए उसको पानी पीना पड़ता है ना, दैट्स चोकिंग। चोक का मतलब थोड़ी होता है गला दबा देना। वो एक कंडीशन है कि उससे चोकिंग किया जा सकता है। चोकिंग का मतलब होता है गला में किसी चीज का अटकना। अब अटकाया किसी भी तरीके से जाता है, प्राण भी अटक जाता है गला दबा दो तो। है समझ में? तो चोक का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी चीज को रोक करना, रेजिस्ट करना। एक्चुअली अगर आपने शायद देखो, अब एलईडी वाली मरकरीज आ गई है, ठीक है। बल्ब का सिनेरियो बदल गया है। बल्ब अब 12 वाट 20 वाट में काफी ज्यादा वोल्टेज, सब सॉरी बिजली आने लगता है, मतलब काफी चमकने लगता है। शायद अपने बचपन के डेज में आपने ऐसे मरकरी गौर किया होगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं तो आपको ऐसे ट्यूब्स नजर आएंगे। इन ट्यूब्स के पीछे एक पैनल होता है, उसके ऊपर ट्यूब कसा होता है, ऐसा टाइप का। और अभी ट्यूब का शेप देखोगे, ये किसी भी शेप का आ रहा है। खास करके अभी इसको ऐसा मानो कि क्यूबॉइडल शेप का ट्यूब बना दिया गया है। देखो सारे क्यूबॉइडल शेप के हैं। और उन ट्यूब्स को देखोगे, इनके बीच में ऐसे फंसाया जाता था। और यार ज्यादा दूर नहीं जाना है, अभी भी सर पे लेके जो तीन तीन खड़े रहते हैं बाराती के टाइम में, वो अभी भी ट्रेडिशनल सीएफएल मरकरीज रहती है ना? क्योंकि उसको डीसी पे चलाना आसान है। डीसी पे चलाना क्या है, उसको इजी है। बट धीरे धीरे रिप्लेसेबल हो रहा है, बिकॉज एलईडी के पास ब्राइटनेस क्राइटेरिया काफी ज्यादा है, चमकता बहुत ज्यादा है एलईडी। जैसे देखते हैं बड़े बड़े होटल्स में भी अब एलईडी के ही पैनल्स लगे रहते हैं, दूर से ही दिख रहा है। जैसे मान के चलो, शादी में आपने कोई होटल या रिजॉर्ट बुक किया, तो होटल वाले को बोलो डेकोर कर दो, तो पूरा एलईडी ही लगा देता है। क्यों एलईडी लगा देता है? आप देखते हो एलईडी के स्ट्रिप्स आते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं दिवाली के टाइम में।
पहले वो झालर तो अभी भी लगता है, चाइनीज झालर, और उसको रिप्लेस क्या कर दिया एलईडी स्ट्रिप से। एलईडी स्ट्रिप काफी ज्यादा सुंदर लगता है। तो गौर कीजिएगा, ऐसे मरकरी में ऐसे करके एक स्लॉट होता था, और मरकरी सिलिंड्रिकल शेप का था। कैसे शेप का था? और उसके बीच में ऐसे करके यहाँ पर एक ऐसे मोटा सा बॉक्स टाइप का रहता। दिस कॉइल वाज बच्चा चोक कॉइल। कौन सा कॉइल था? और इस कारण से देखो कि मरकरी जब ऑन होता था तो मरकरी भूतिया मूवी में दिखाते भी हैं, ऐसी वाली मरकरी यूज करेंगे जब पुराने घरों में एंटर करेगा कोई। और मुझे आज तक इस बात का समझ में नहीं आया कि पुराने घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसे आ जाता है। बिजली विभाग काटता नहीं है लाइट। अगर वो 50 साल से बंद था तो भाई बिजली अभी तक कटा नहीं, और कोई ना कोई एक पक्का स्विच होगा मेन स्विच बोर्ड, इसको जैसे ऑन करेगा बस लाइट आ जाएगा हर जगह। और एक वो लैंप मिलेगा कहीं कहीं पे हॉलीवुड में, और उसमें पता नहीं कौन करासन तेल दे के जाता है, तो जला के घूमेगा रात में। मतलब मेरे दोनों बातें नहीं समझ में आती, एक तो करासन तेल खुद उड़ सकता है, कौन बात है, मतलब प्रैक्टिकली सोचो। ऐसे सोलह फिल्म में ही देखेंगे, वो टंकी में चढ़ गया, टंकी में चढ़ के बोल रहा है लाइक कि क्या नाम है, मैं कूद जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। सवाल है जब शोले फिल्म के पूरे सीजन में जब लैंप जला के ही शूटिंग हुई है, और वो हीरोइन रात में आती हैं, और कोई कौन सी है, शायद अमिताभ बच्चन की वाइफ है ना उनमें, वो क्या करती है कि उसको जला के लालटेन टांग देती है वो उसके घर के आगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, साला जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था वहां पे तो टंकी बना कैसे, और टंकी बना तो पानी कैसे ऊपर जाता था? नॉर्मल बात है यार। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर टंकी था, मतलब पूरा गांव वाले बाल्टी बाल्टी, और फिर जाके नीचे भरना वही टेप से, मतलब डायरेक्टली भी पानी आप कर सकते थे। नहीं, नॉर्मल सोचने वाली बात है, पूरी मूवी में दिखाया गया है, राहत होता है, अमिताभ बच्चन या फिर जो भी रहते हैं उसमें धर्मेंद्र, तो उसमें एक्ट्रेस जो रहती है वो रात में क्या करती है, एक लैंप जलाएगी लालटेन और टांग देगी कुटिया के आगे अपने, उसका जो घर रहता है, या जो भी घर रहता है वो, इसका हाथ वाथ काट देता है, ठाकुर एंड ऑल। तो भाई बिजली है ही नहीं, तो कैसे आप पानी ऊपर चले थे, गाँव में टंकी आया कैसे? नॉर्मल बात है ना, अब प्रैक्टिकली सोचो, मूवी बनाने के लिए तो बना के हिट कर देते हैं, पर सोचिए लॉजिकली, पर ये भूतिया घरों में लाइन कहाँ से आता है? अभी तो बिना रिचार्ज के लाइट ही नहीं जल रहे हैं, तो लाइन कैसे कोई ना कोई स्विच बोर्ड जरूर होगा, उसको जाएगा मकड़ी उकड़ी का जाल हटाएगा, ऑन करेगा, बस लाइन आ जाएगा। नॉर्मली देखो, खास करके ऐसा ही होता है। एक मुझे अभी कंसेप्ट अच्छा लगा, वैसे मैं पापा जी काफी गुस्सा आ गया उस मूवी को देख के, वो नेटफ्लिक्स पे मुझे आ रहा था नया नया, वो जो नहीं मुंजे वाला, हाँ। पापा शायद उसको, पापा चला रहे थे टीवी तो उनको नया मूवी देखने में मजा आता, तो मुझे ऑन करके वो देखने लगे, फिर उनको आधा मूवी देख के गुस्सा आ गया, बंद कर दिए। फिर मैं, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि अभी रिसेंटली यही ऑपरेट हुआ है तो हम भी देख लेते हैं, मैंने उसको शुरू से लगा दिया। अब वो गुस्सा कर रहे हैं मूवी देख के, बट बड़ा मूवी हमको यूनिक लगा यार, ठीक है। चलो पहले भूत का रिवील लास्ट में होता है हर मूवी में, एक कुछ रहेगा, कोई मर गया होगा पुराना, उसका कब्र होगा, वट एवर इट में भी, ऐसा ही दिखाते हैं ना, या उसकी अस्थियां कहीं रखी होंगी, उसको बहा दो, ये वो दिस है। इसमें साला पहला मूवी है जिसमें शुरू में ही भूत दिखाया गया है, शुरू में ही भूत दिखाया गया, और भूत पूरा पीछा करते रहता है उसका, तो भूत वाला मिस्ट्री पहले ही खत्म हो गया। पापा को इसलिए मन नहीं लगा, बोलते हैं, "सब पहले ही भूत को पता चल चुका है देखो यार, तो हाँ, फोकस है। तो ये चोक कॉइलिंग का काम क्या होता है, जब कभी आप इस मरकरी को ऑन होते देखोगे ना, तो अभी भी मैं तुमको बता सकता हूँ कहाँ पे, जब कभी आप घर में शादी का सीजन चल रहा हो, जहाँ पे सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी, वहां दो चीज ट्रेडिशनली अभी भी लगा हुआ है। एक तो सारा ये मरकरी चोक कोयल के साथ, दूसरा पीला वाला बल्ब जरूर लगाएगा, जहाँ जनरेटर तीन चार को रखा रहता है, मारता है हैंडल, वहां पे जरूर एक पीला वाला बल्ब टांग देगा, और पीले बल्ब टांगेगा वो, कुछ हो जाए पीले बल्ब टांगता है, जो भी CFL। अब ये वाला चीज तो अंदर लगने लगा है। अब ये चोक कोयल क्या था? चोक कोयल एज पर द नेम सजेस्टेड चोक कर रहा है, किस चीज को चोक कर रहा है?
ये बच्चे चोक कर रहा है करंट को, ये बोलता है एक्स्ट्रा करंट की सप्लाई को हम जाने नहीं देंगे। ये एक्चुअली करता क्या है, इसका बेसिकली अगर इसका काम कहा जाए कि आपको चोक कॉइल को एक सेंटेंस में डिफाइन किया जाए, क्या है? तो ये क्या कर सकता है? करंट में तो चोक करता है, सही बात है, बट ये काम करता है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपको कोई शानदार सा डेफिनेशन इसका देना है, विदाउट पावर लॉस, क्या बोलोगे बताओ? पावर लॉस। और सेकेंड वन इज कंट्रोल करंट, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ करंट। सप्लाई ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? करंट। एज पर द नेम इज सजेस्टेड ना, चोक, चोक में सटका है किसी को, किसको आता है? करंट को अटका है, ठीक है। यहाँ फिर करंट की सप्लाई को जल्दी तेजी से भरने नहीं देता, इस कारण से इन मरकरी के जलने का क्राइटेरिया थोड़ा सोचना। जैसे कि मुझे अगर इस मरकरी को ऑन ऑफ करना है, तो भैया देखो इसका रेगुलेशन बहुत तेजी है, ये एलईडी का खासियत है। पावर लॉस कम, ब्राइटनेस ज्यादा, फटाफट ऑन फटाफट ऑफ, ठीक है। सीएफएल को थोड़ा सा ले लो, पहले लाल होगा, वही भूतिया मूवी वाला, फिर धीरे से हो जाके कैसे जलेगा। ये इसका रेगुलेशन था, क्योंकि ये करंट का सप्लाई एकाएक भरने नहीं देता। रीजन क्या था? ऐसे मरकरीज के खराब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो हाई सप्लाई ऑफ करंट को ये डिटेन नहीं कर पाएगा। इस करंट को रास्ते में रोकना पड़ेगा ना भाई, कि धीरे धीरे जो, ऐसा मानो कि भंडार घर में 100 आदमी का भोज है, अकूल मान के चलो 25-200 बापू ताके खड़ा हो गया गांव वाला, बोला सब में घूम जाए, घुस जाएंगे, तो रास्ते में 10 को वॉलेंटियर लगा के रखना ही पड़ेगा ना, भाई रोको, अंदर में 100 की सीट है, तो वही 100 के सीट को रोकने के लिए किसको लगा दिया बोलो? चोक कॉइल को। तो ये क्या करेगा बोलो? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट क्या चीज? पावर लॉस नहीं करता, सबसे बड़ी खासियत थी। अगर आप करंट को रोकेंगे ना, तो पावर लॉस हो जाएगा, मतलब एक मरकरी जलाने के फिर में कितना बिजली बिल उठेगा, इस कारण से पावर लॉस नहीं हो रहा था, खासियत ये था। दूसरा, कंट्रोल करता है किसके? सप्लाई ऑफ करंट को। और ये याद रखिएगा, एक प्रकार का ये एलआर सर्किट है। कौन सा सर्किट है बोलो? मतलब इसके अंदर इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस दोनों लगे रहते हैं इस डब्बे के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर इसको आइडियल, अगर तुम चोक कॉइल ले लो कि चोक कॉइल बहुत अच्छे कैटेगरी का है, याद रखना उसका ऐसे एक्सेल का वैल्यू, व्हाट इज एक्सेल? व्हाट इज एक्सेल? हाँ, ये साइज है टी शर्ट्स का जो आप खरीदते हैं, क्या है एक्सेल बोलो? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, बोला था ना। एक्सेल आप खुद से देखोगे, ओमेगा एल बताया था। याद रखना एक्सेल का वैल्यू वेरी हाई होगा, एक्सेल बहुत ज्यादा होगा। बिहार बोर्ड वाले खास करके सुन लीजिए, आता है आपको चौको लिखने के लिए, अटेंटिव रहे। एक्सेल का वैल्यू क्या होता है बोलो? वेरी हाई, ठीक है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू लगभग नेग्लिजिबल के बराबर हो। आइडियल केस बता रहा हूं। आप बोलोगे जब सारा रेजिस्टेंस जीरो ही तो लगाइए, नहीं ना, अच्छा है। आप बोल रहे हैं बल्ब लगा हुआ है, जल नहीं रहा है, तो बल्ब ही नहीं लगाइए, जब जल ही नहीं रहा तो क्या करूं? मतलब तुमने होल्डर में एक बल्ब लगा दिया फ्यूज, उससे अच्छा बल्ब ना लगाए। ऐसे होल्डर से लाइट नहीं आ रहा था, ऐसे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई आपसे कहेगा कि अगर आपको आइडियल जो कॉइल का डेफिनेशन अगर कहा जाए, तो ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। पावर लॉस के बिना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करंट को रोकता है, एलआर सर्किट होता है जिसमें एक्सेल का वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, और दूसरा नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसका डेटा बहुत ज्यादा हाई होगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू काफी जीरो के बराबर होगा। दूसरी बात है, यहाँ फेज डिफरेंस का वैल्यू π/2 के बराबर होगा। अब ये बात की जानकारी अभी तक में आपको आ जानी चाहिए, क्योंकि चैप्टर के अंत पे आप चल रहे हैं। पाई का वैल्यू अगर आप π/2 के बराबर लिख देते हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या बताया था बताइए? आई इंटू वी इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव का वैल्यू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो पावर का वैल्यू जीरो। पहले ही लिखा है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट पावर लॉस, मतलब पावर का वैल्यू कितना होना चाहिए? आया समझ में? और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंदर होगी उसको कौन सा कॉइल कहेंगे जल्दी बताइए, ठीक है। तो रियल लाइफ में भैया चौक कॉइल में अगर रेजिस्टेंस जीरो है, तो वही बात, सवाल अच्छा है भाई, कि ऑब्वियस ही बात है, अगर रेजिस्टेंस जीरो ही था तो बोल दीजिए ना रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा है तो बच्चा तो फिर काम कैसा?
तो ये क्लेम फॉल्स हो गया ना। फिर एलआर सर्किट में आर क्या कर रहा है, एल लगा देते हैं आप बस एक लॉजिक है। मैंने पढ़ा आइडियल केस, अगर थोड़ा सा आइडियल केस से आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल केस पे आ जाओ, मतलब रियल लाइफ में क्या है, तो रियल लाइफ में बच्चा थोड़ा बहुत डिफर करेगा ये। अगर प्रैक्टिकली हम देखें यहां से, प्रैक्टिकल चोक कोयल और बड़ा अच्छा डिवाइस होता है, इसको खोल के कंट्रोल कर सकते हैं आप करंट के सप्लाई को कुछ देर के लिए। अरे रीजन समझिए यार, बहुत सिंपल है, पढ़ रखे हो आप लोग पहले भी। आप चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर पढ़ा दो। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में क्या देखा आपने कि करंट का जो सप्लाई इंडक्टर के थ्रू होता है वो ग्रो करता है धीरे धीरे। करंट का फॉर्मूला लिखा था ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट टी टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टाउ। बोलो हाँ या ना, पढ़ाया था ना, ग्राफ जो बनवाए थे इंडक्टर का, थोड़ा रिवाइज किया कीजिए चीजों को, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि अगर आप भूल रहे हैं, बट इस काइंड रिक्वेस्ट पेपर्स के अंदर प्लीज साल भर रिवीजन पैटर्न को बना के रखिए। आप लास्ट आवर में करेंगे नंबर नहीं आएगा, और यही सबसे गंदा तरीका होता है नंबर नहीं लाने का। पढ़िए रिवीजन कीजिए, पढ़िए रिवीजन कीजिए, हर दिन ऐसा होना चाहिए। जहां आप रिवीजन नहीं करेंगे बहुत गलत कर रहे हैं आप। ये बच्चा बहुत सिलेबस आपका ह्यूज है, आप नॉर्मल तो बिल्कुल मत आकिएगा। 10% अगर सिलेबस अपना पलट के देख लेना वही काफी है। 100% तो छोड़ ही दीजिए। अगर आपको किसी एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ना है तो 90 इसके ऊपर अच्छा खासा 90 दिन में लगा लो ना, एक एक दिन एक चैप्टर का 3 महीना। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, रेलिवेंसी है ही नहीं, रेलिवेंट नहीं है बच्चा। और जो मेडिकल के अंदर बच्चा क्वालिफाई करता है ना, रियली मैं बोलता हूँ उस बच्चे के पास ब्रेन है, ऐसे तो नहीं किया है वो। अपने पौने वेस्ट इंडिया के अंदर टॉप पेपर्स के अंदर मैं ये लिख के देता हूँ, जो भी कह लो इंडिया के अंदर एजुकेशन किस तरीके से डिजाइन किया गया, खास करके इनका पेपर लेने का क्राइटेरिया। मैं स्कूलिंग एजुकेशन को तो सपोर्ट नहीं करूंगा, या गंदा तरीका ही पढ़ाने का, नहीं तो हर बच्चा बहुत अच्छे आईआईटी कॉलेज में पढ़ लेता। लेकिन आप कॉलेज के एग्जामिनेशन के पैटर्न को देख लो, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो बैठे बैठे आपको इजी चंक ऑफ केक है मिल गया और खा लिया आप उसको स्पून से करके। स्पून फिटिंग एग्जामिनेशन तो एक भी नहीं। एक आध को छोड़ दो, जो जैसे कि अब दौड़ निकाल लीजिए, भाग निकाल लीजिए, टीचर वाले को तो नहीं कह सकता यार। टीचर में टैलेंटेड लोग भी गए हैं, लेकिन कुछ बेवकूफों का भी हो गया तो क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं हाँ टीचर वाला चलो सही। साला आजकल गाड़ी पे बीपीएससी लिखा लेता है, कोई इज्जत ही नहीं है। बीपीएससी का टॉपर साला डीएसपी रहता है, सदर डीएसपी का मालिक रहता है पूरे प्रशासन का, रजिस्ट्रार रहता है रजिस्ट्री ऑफिस का ग्रेड 1 ऑफिसर। अब बताओ वो भी बीपीएससी लिखा है, उस दिन में वो पदाधिकारी सब बीपीएससी लिखाना छोड़ देंगे, बोलेंगे भाई हमको नहीं लिखाना है, हमारा डेजिग्नेशन ऐसे ही, लाल कार्ड के ही सही, यही लोग को लिखाने दो। क्या पदाधिकारी समझ के रखे हैं, आगे में ल्यूमेक्स भी लगा ले स्कूटी पर, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, आई वो सायरन अलग से बजाते ही चले, क्वालिफाई कर लिए हैं पेपर। आइए देखिए यहां से, प्रैक्टिकल चौक पॉइंट क्या होना चाहिए, एलआर सर्किट, सही बात है, एलआर सर्किट और रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा सा, मतलब रेजिस्टेंस का थोड़ा सा लगे, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू ऑफ क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। लेकिन हम एक्सेल को कभी लो नहीं करेंगे, एक्सेल को हाई करेंगे, ठीक है। और फाई का वैल्यू नियर बाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा। ये प्रैक्टिकल केस है चोक कॉइल का। फिर रियल बात समझो ना, एलआर सर्किट में आर को कैसे जीरो कर देंगे आप, बट आइडियल बोले तो आर को खत्म कर देना। तो जब कभी चोक कॉइल लिखना है आइडियल लिख लेना, और प्रैक्टिकल चोक कॉइल ऐसे लिख लेना, तब समझ में आ जाए, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। दिस इज ऑल अबाउट कौन सा कॉइल, जल्दी बताइए, चोक कॉइल। हर बार आएगा नहीं कोई बच्चा, होलफुल एकदम मत होया कीजिए। आपके चलते मैंने 11th वाले सेशंस को सबको ऊपर भेज रखा है, रीजन ये हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि लास्ट आवर में इन पे ज्यादा फोकस करो, तो कुछ मुझे भी मेंटल पीस चाहिए, क्योंकि लेट मेरा क्या आदत हो गया है, आई वॉज वेरी अर्ली मॉर्निंग पर्सन पहले, मैं 3:30 बजे तक जगा हूँ बहुत, 2-2 साल तक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करते करते उल्टा हो गया, उल्टा ही हो गया, रात के 2 बजे सोता हूँ, तो नहीं हो पाता। अब वो बायोलॉजिकल साइकिल को शिफ्ट करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर आपका रूटीन एकाएक बोलो कि नहीं, एकाएक हमको सुबह 5 बजे उठना है, नहीं हो पाएगा भाई, तुम दिन भर थके से फील करोगे, नींद आएगा आपको बार बार, रादर आप कंप्लीट करो। इसलिए उनको भी समेट दिया, आपको भी समेट दिया,
ताकि उन पे भी फोकस हो सके, आप पे भी फोकस हो सके। अब सुनिएगा, ये चोक कोयल, ट्रांसफॉर्मर, 2 डिवाइसेस है, ठीक है, जो पढ़ना है आपको। उसके बाद बच्चे एक टॉपिक बचता है एसी, अल्टरनेटिंग, सॉरी एसी जनरेटर, ठीक ना, एसी क्या चाहिए, जनरेटर। आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, बट मैं थोड़ा सा एक आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। हड़बड़ाओ मत, फिर बच्चा एकदम छापने में परेशान रहता है। घर में कुछ है क्या, बोलिए, कुछ है घर में, शादी ब्याह, या आप लोग कहीं काम वाम गच्छे हैं, ईटा ढोना है कहीं पे जाके, तो क्यों लिख रहे हैं फिर इतना तेजी से? चलिए देखिए, आपका फर्स्ट बुक समाप्त होने वाला है। फर्स्ट बुक में मात्र अब जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं, आपका जो ईएम वेव्स है, 2 से 3 दिन का मेहमान है, नोट्स देख के भी काम चलाया जा सकता है, बट मैं पढ़ा दूंगा। नोट्स देके तो बिल्कुल काम नहीं चलाने वाला, काम करना ही नहीं है। उसके बाद भैया हम बता रहे हैं ऑर्गेनिक में ऑप्टिक्स को छोड़ेंगे। ऑप्टिक्स में कम से कम 1 महीना लूंगा पूरा, 1 महीना पूरा कंडीशन लूंगा, ताकि बहुत डिटेल से पढ़ाऊं उसको। मैं बहुत फ्री होके पढ़ाना चाहता हूँ। ऑप्टिक्स 18 नंबर का है, और भैया कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का बहुत पसंदीदा चैप्टर है। बहुत जगह 18 पूछ सकता है, 20-20 मार्क्स का। तो समझ जाओ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कितना पूछेगा। वो लाइट तो 10th वाला तो बिल्कुल मत लेना, है तो गेम ही दूसरा है पूरा। और अगर शायद मैं इस बात का गुमान नहीं करना चाहता, अगर मेरे क्लास में बैठे हो, एक्चुअली मैं बाहर का नहीं ले सकता, बट इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो भाई इधर उधर कोई टिक भी नहीं सकता, वहां पर अगर एंटर करना मारूंगा तो, क्योंकि लाइट्स पे बहुत डिटेल बताना पड़ता है, और कहीं से भी सवाल बहुत अच्छे कैटेगरी के आ सकते हैं। 11 का बहुत कुछ इस्तेमाल होगा लाइट चैप्टर में, आपको लग रहा है, बट पूरी मैकेनिक्स सेंटर कर सकते लाइट में। लाइट बाद में पढ़ाएंगे, मॉडर्न पहले खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है। मॉडर्न में से एक बात का प्रॉमिस चाहिए, कम से कम 200-250 सवाल पर चैप्टर आप कर लेंगे, खटाखट खटाखट। बस कोशिश कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, मॉडर्न हो जाएगा। मॉडर्न में कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी गोइंग चैप्टर है। लाइट में कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल आएगा, तो लाइट इसलिए लास्ट में पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आते हैं एसी का। एसी करंट के बारे में बात किया जाए बच्चे, देखो यहाँ से, अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर के बारे में आपने सुना होगा, एसी जनरेटर इज व्हाट, जो अल्टरनेटिंग करंट पे चलता है। बोलो हाँ या ना। ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल। जनरेटर करता क्या है, बोलो नॉर्मली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है या देता है, यूज करता है। मतलब आप घर से तार जोड़ते हो जनरेटर मंगवा के, या जनरेटर मंगवा के घर में लाइन लाते हो, जनरेटर मंगवा के घर में लाइन आता है भाई। घर से जब लाइन दे रहे हो तो जनरेटर क्यों मंगवाओगे, हद वाली बात है। घर से ही तार जोड़ रहे हैं, जनरेटर चले, मतलब जनरेटर चला रहे हो आप। देखो यार, एसी जनरेटर, भाई तो फॉर्मूला करंट शुरू में क्या करा था, बोलो फॉर्मूला करंट का, बोलो। अरे करंट का फॉर्मूला एसी में क्या होता है, अजब। हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेरी गुड। कभी कभी हमको लगता है क्या है ना, आपके दिमाग का ना चुप कोयल एंटर हो जाता है, रुक जाता है करंट का सप्लाई। हद है लेकिन तुम लोग भी क्या है यार। आई का वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सुनिए सब कोई, करंट का ये वैल्यू आया, ठीक है। अब अगर ये करंट आया तो एक बात बताना, रेजिस्टेंस अगर मुझे वोल्टेज निकालना पड़े तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, बोलो, वोल्टेज कैसे निकालेंगे यार। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई की जगह क्या लिखोगे, बोलो, इंटू क्या लिखेंगे, आर। दैट इज आई नॉट इंटू आर, इंटू क्या हो जाएगा, बोलो, साइन ओमेगा टी। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर, वी नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो आया नहीं आया, वी नॉट क्या है जल्दी बताइए, साइन ओमेगा, ठीक है, ये आ गया। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इसी में आपको कह देता, तो देखो क्या है, एसी जनरेटर बेसिकली क्या कर रहा है, एसी जनरेटर इज बेसिकली यूजिंग द मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब इसे करंट के वेरिएशंस के बारे में थोड़ा सीखो। करंट का फॉर्मूला क्या है, बोलो, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई और टी के बीच में अगर ग्राफ खींचोगे तो बच्चे ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, कितना बार ये ग्राफ बना चुके हैं,
अब थोड़ा सा एंगल वैंगल याद रखना। यहाँ पे जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है, कितने का? 0। ये कितने का? 90। ये कितने का? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 90 का डिफरेंस लेते चल जाइए, 270 डिग्री। और कितना? ठीक है, यहाँ तक रखा है। ये किसका ग्राफ है बोलते बताओ? करंट का। और यहाँ पे लोगे तो भैया ये आई नॉट आ जाएगा, मैक्सिमम करंट आ जाएगा। कैची का वैल्यू आ जाएगा बताओ? मैक्सिमम करंट का। ठीक है, तो होता क्या है एसी जनरेटर के अंदर? मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आपको पता होगा, फिगर आपने पढ़ा ही होगा यार, एक बीच में कॉइल बनाया होगा, आर्मेचर वगैरह, याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे एक रड बनाया होगा, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंसेस का फोटो बनाया था क्लास 10th में, ठीक ना? इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं बोलो? यहाँ पे इस हैंडल को घुमाया था, फिर प्लेट पलटता है, फ्लेमिंग्स रूल लगाते हो, करंट आता है। 10th क्लास इसी जनरेटर था टॉपिक। पढ़े हैं? ऑनेस्टली बोलिएगा, पढ़े हैं या नहीं पढ़े? पक्का? फिर वर्किंग बताओ तो, बताओ। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत सही बोल रहे हैं। लाइक कि एक एसी जनरेटर से हम इसको ऐसे करके घुमाते हैं, फिर ये पलटी मारता है, तो इसमें करंट जनरेट होता है, तो वही मैकेनिकल एनर्जी कैसे में कन्वर्ट हो जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये पूरा का पूरा बेस्ड है बच्चे ये साइन ओमेगा टी के फंक्शन पर। ठीक है, अब देखो, कहीं पे करंट जाके मैक्सिमम हुआ है, फिर जीरो हुआ है, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। ये करंट, अच्छा ये वो बताओ, करंट यहाँ सेम सीक्वेंस में चलते रहता है, सीक्वेंस बदलते रहता है। हाफ साइकिल के बाद नीचे चला गया है ना, तो आधा साइकिल में क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आधे साइकिल में, ठीक ना? तो इसी जनरेटर को थोड़ा सा बहुत आप देख लेना फर्स्ट एंड में। ये अल्टरनेटिंग करंट का पूरा जिस्ट हुआ, खत्म हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे पूरा डिटेल से, तब आगे बढ़ेंगे। चलो करो। कौन सा डेट है भाई? 28 हो गया आज? ये थोड़ा कॉपी कर लेना, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे बाद में।